हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वन शॉट में। एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस होंगे, हाई स्कोरिंग और इंग्लिश मीडियम में ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोई क्वेरी होती है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम पर अपना मैसेज भेज देना और इंस्टाग्राम अकाउंट आप सभी के सामने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए एकलव्य स्नातक 1 ये यूज़र नेम है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मेन डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है द वे अ कंट्री डील विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि पूरे देश दुनिया में आप किसी के साथ कैसे रिलेशन रखते हो, आप कैसे डिसीजंस लेते हो, पीस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वॉर या डिप्लोमेसी से रिलेटेड, इंटरनेशनल कॉपरेशन से रिलेटेड, किसी से दोस्ती रखनी है, किसी से दुश्मनी रखनी है, वॉर करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी में आती हैं। तो हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। और इन्हीं डिटर्मिनेंट्स से इंडिया को डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि भाई किसके साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, डिफरेंट्स जो मतलब अपने नेशंस हैं उसके साथ। तो सबसे पहले है यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन। तो इंडिया की जो पोजीशन है ना, वो इसकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया के अंदर है और इसके बॉर्डर आप देखोगे, अगर चाइना के साथ भी टच होते हैं, पाकिस्तान के साथ भी टच होते हैं, नेपाल के साथ भी टच होते हैं, भूटान के साथ भी टच होते हैं, बांग्लादेश के साथ भी टच होते हैं, म्यांमार के साथ भी टच होते हैं। और हमारी जो है अच्छी खासी कोस्ट लाइन लंबी है और इंडियन ओशियन में जो हमारा एक्सेस सीधा है, ठीक है, ये लंबी कोस्ट लाइन है हमारे पास। तो इसी लोकेशन की वजह से इंडिया का फोकस रहता है कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ पीसफुल जो है रिलेशंस बनाए रखना, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। और इंडियन ओशियन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता है, सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया बहुत स्पेशल अटेंशन देता है टू मैरीटाइम रिलेशंस एंड नेवल स्ट्रेंथ को। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। इंडिया की हिस्ट्री जो है ना, उसी से ही हमने अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को आजकल की अपनाया है, क्योंकि इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फॉर मैनी ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों तक। और 1947 में जो है हमें आज़ादी मिली थी, आप सभी जानते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस इंडिया सपोर्ट्स फ्रीडम। और जब हमने देखा है गुलामी की जंजीरों में जकड़कर, हमें पता है कि भाई फ्रीडम कितनी ज़रूरी है, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, independence is also very important for the countries. So India has always opposed colonialism, racism and exploitation. So हमारे पास से हमने सीखा है कि हमें कॉपरेशन बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस के बीच में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट होता है भाई, देखो हमारे देश का क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ देखना। सो कोई भी पॉलिसी बनाने से हमारे देश का क्या फ़ायदा है, एवरी डिसीजन टेकन बाय इंडिया, जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स में हम जो भी डिसीजन लेते हैं, तो वो मेनली बेस्ड होता है कि हमारी कंट्री की क्या नीड्स हैं, क्या हमारी कंट्री को उससे फ़ायदा होगा। तो इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो है सिक्योरिटी, कि भाई हम किसी से दोस्ती रखेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि उससे हमारी सिक्योरिटी का को क्या कोई फ़ायदा होगा, कल को हमारी वॉर हो जाए किसी से तो कोई हमारी मदद करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं होगी, एनर्जी सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, फूड सिक्योरिटी, या हमारे सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए कैसे वो चीज़ सही होगी। सो इंडिया रिलेशंस बनाता है जिससे कि ये गोल्स अचीव हो सके। उन्हीं देशों के साथ इंडिया ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश करता है। देन उसके बाद आता है सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि देखो इंडिया में आए दिन कोई ना कोई पंगा होता रहता है। चाहे आप देख लो, बॉर्डर इश्यूज देख लो, ठीक है, जैसे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, आतंकवाद से अलग लड़ाई चलती है हमारी, साइबर थ्रेट्स अलग आते हैं। तो हमें खुद को बचाना है तो इंडिया चाहता है कि अपना डिफेंस सिस्टम को अच्छा करना है और जो पावरफुल देश हैं उनके साथ दोस्ती बनानी है। तो इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी पार्टिसिपेट करता है। जितने भी जो पीस एंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इंडिया उसको साइन करने के लिए आगे रहता है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो भाई, अपने देश में पैसा आए, अपना देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने, ये भी हर कोई देखता ही है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट डेटर्मिनेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटर्मिनेंट है आप कह सकते हो, क्योंकि इंडिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फॉरेन ट्रेड करे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया तक पहुँचे, एनर्जी रिसोर्सेज मिले जिससे कि इंडिया ग्रोथ कर सके। सो इंडिया कोशिश करता है अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा देश हैं। सो हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं,
है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और हम नेशंस के साथ कोऑपरेट करते हैं ताकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके। और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन होंगे तो हमारे यहाँ पे क्या है, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियों में काम करने को मिलेगा, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा इंडिया का। सो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी इकोनॉमिक फैक्टर्स में। देन उसके बाद आता है आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ खुद के भी वैल्यूज एंड आइडियल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। इंडिया का मानना है पीस में, यानी कि शांति बनी रहे, कोऑपरेशन, हम सभी एक दूसरे की मदद करें, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, भाई एक दूसरे की इज्जत करो। सो इंडिपेंडेंस के बाद एक तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी कि इंडिया ना तो अमेरिका के ज़्यादा क्लोज जाना चाहता था, ना ही यूएसएसआर के ज़्यादा क्लोज जाना चाहता था। तो इंडिया ने कहा कि भाई पीसफुली हम को एग्जिस्ट करेंगे, हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को शांत करवाने की कोशिश करेंगे बातचीत के थ्रू, अगर शांत हो पाता है तो। देन उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ पे आ सकता है वो है कि लीडरशिप एंड पॉलिटिकल सिस्टम। देखो किसी भी देश के जो नेता होते हैं ना, वो भी डिसाइड करते हैं कि किसी से दोस्ती रखनी है या दुश्मनी। अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स और सरकारों ने अपने अलग अलग प्रायोरिटीज़ रखी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लीडर्स का फोकस होता है नॉन अलाइनमेंट पे, तो किसी का फोकस होता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म करूँ, किसी का फोकस होता है दोस्त बनाऊँ। तो इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बदलती रहती है। फिर है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। देखो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हमें ये भी देखना है कि दुनिया में चल क्या रहा है। कोल्ड वॉर चल रही है तो उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी कैसी रखनी है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो कैसे रखनी है, टेररिज्म है तो कैसे रखनी है, क्लाइमेट चेंज है तो कैसे रखनी है। सो इंडिया के डिसीजन भी बदलते रहते हैं। इंडिया अपनी पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्ल्ड कंडीशंस चेंज करता रहता है ताकि अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सके और बाकी रिलेशंस भी अच्छे रहें दूसरे देशों के साथ। कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज। सो इंडिया का एक कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज रहा है, ठीक है, हमारा एक इतिहास रहा है भाई देशों के साथ। हमारे कल्चर में योगा है, हमारे कल्चर से ही बुद्धिज़्म निकला है, लिटरेचर यहाँ से बहुत सारा निकला है। तो हमारे देश जो मतलब बाकी के कई देशों से अच्छे रिलेशंस हैं इसकी वजह से भी। सो इंडिया अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी को यूज़ करता है दोस्ती बढ़ाने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। देन उसके बाद है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडिया पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स में, जैसे यूएनओ वगैरह हो गया, ठीक है। सो इंडिया बहुत एक्टिव मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, ब्रिक्स का, G20 का, सार्क का। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ इंडिया काम करता है पीस के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा देश एक दूसरे को मदद करें, हेल्प करें, इसके लिए क्लाइमेट के लिए क्या कर सकते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म पर इंडिया एक्टिव रहता है। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे इंटरनेशनल कंडीशंस हो, इंडिया सब कुछ देखता है। और ये सब डिटर्मिनेंट्स को जोड़कर ही इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और दूसरे देशों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो देखो भाई एवोल्यूशन समझते हैं कैसे फॉरेन पॉलिसी बदली है इंडिया की समय समय पर। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बदली भी है, डेवलप भी हुई है अकॉर्डिंग टू नेशनल नीड्स। जैसे 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली, सो इंडिया का मेन फोकस था पीस के ऊपर, नॉन अलाइनमेंट के ऊपर और एंटी कॉलोनियलिज्म के ऊपर। हाउएवर जब दुनिया बदली, पॉलिटिक्स बदली, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टाइम आया, ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया, टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम्स आई, कंपटीशन बढ़ने लगे, तो इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी टाइम टू टाइम बदलती रही। आज की डेट में इंडिया जो है ना थोड़ी प्रैक्टिकल और डायनेमिक पॉलिसीज़ को फॉलो करता है और बहुत ग्लोबली एक्टिव रहता है। अपने देश का जिसमें फ़ायदा है उस चीज़ को भी इंडिया ज़रूर देखता है। फिर जैसे आगे बढ़े फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब हमें आज़ादी मिली थी तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में यही होता था कि भाई पीस, फ्रेंडशिप, दोस्ती, शांत रहना। सो उस टाइम पे हमारे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी। सो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा था, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे ना तो हम अमेरिका के ब्लॉक में गए, ना ही हम सोवियत यूनियन के ब्लॉक में गए। सो इंडिया का मानना है पीसफुल कोएग्जिस्टेंट, यानी कि शांत तरीके से भाई रहो साथ में, और जितने भी नए आज़ाद देश हो रहे हैं उनको मदद करो एशिया अफ्रीका में। और इंडिया ने पंचशील प्रिंसिपल्स चाइना के साथ जो बातें शेयर करी कि भाई हम देखो भाई एक दूसरे की टेरिटरी पर अटैक नहीं करेंगे, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सो इंडिया ने स्टार्टिंग में तो सभी से ही अच्छे दोस्ती वाले रिश्ते बना के रखे थे। फिर उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का टाइम आता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। इस मूवमेंट का मेन एम था कि हमें इंटरनेशनल अफेयर्स में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना है, हमें किसी एक ब्लॉक का पार्टनर नहीं बनना है, मिलिट्री अलायंस में नहीं जाना है। सो इससे इंडिया अच्छे रिलेशन रख पाया यूएस के साथ भी और सोवियत यूनियन के साथ भी, क्योंकि इंडिया को दोनों से बना के रखनी थी, इंडिया को किसी से भी बिगाड़नी नहीं थी भाई, सिंपल सी बात है। फिर है इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बदली जब सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को मिलने लगे, जब वॉर्स होने लगी। 1962 में आप देखोगे चाइना के साथ वॉर हुई, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई 1965 में, 1971 में भी हुई। सो इससे पता चल गया कि भाई स्ट्रॉन्ग डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। कल को वॉर हो जाए तो कोई तो होना चाहिए जो हमें बचाने आएगा। तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को और ज़्यादा बढ़ाया है। हमने सोवियत यूनियन के साथ खुद को बहुत क्लोज किया, और 1971 में जब बांग्लादेश बना, जब वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे भी इंडिया का बहुत नाम चल गया था। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। सो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड ज़्यादा रही है आफ्टर द न्यूक्लियर डेवलपमेंट। जब उसने देखा कि आसपास के देश भी अपना अपना न्यूक्लियर बना रहे हैं तो भाई हम क्यों पीछे रहें। तो 1974 में तो भाई हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, बाद में 1998 में भी टेस्ट हुआ, और इससे पता चल गया कि इंडिया का सीधा क्लियर इंटेंशन है कि वो स्ट्रांग बनना चाहता है, सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने बहुत सारी बुराई झेली, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की बुराई हुई, बाद में कई देशों ने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर भी माना है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। 1991 की बात करें तो ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब इंडिया ने इकोनॉमिकली खुद को रिफॉर्म करने की सोचा। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया फॉर फॉरेन ट्रेड, कि भाई आप आओ हमारे साथ ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो ज़्यादा जरूरी हो गई। इंडिया अपने अच्छे रिलेशंस रखने लगा ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एनर्जी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इससे क्या है, इंडिया का फायदा हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया को इसका बेनिफिट पहुंचा। फिर है लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया लुक ईस्ट पॉलिसी इन द 1990s टू इम्प्रूव रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया ने अपनी ये पॉलिसी लेकर आया इंडिया कि भाई हमें जितना ज़्यादा हो सकता है साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ दोस्ती अच्छी बनानी है। बाद में इसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा गया, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस अच्छे बनाने हैं। जैसे कि भाई जापान है, वियतनाम है, सिंगापुर है, हमें इन सभी के साथ अच्छे एंड सही रिलेशंस रखने हैं। देन है स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस विद मेजर पावर्स। सो आज की डेट में इंडिया बहुत क्लोज है बड़े बड़े देशों के, चाहे यूएस हो डिफेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, ट्रेड के मामले में। कभी कभी इंडिया रशिया के भी बहुत क्लोज रहता है, फ्रांस के बहुत क्लोज रहता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बहुत क्लोज रहता है। सो एक मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी है, यू गाइस कैन से। फोकस ऑन नेबरिंग पॉलिसी। सो नेबरहुड, पड़ोसी को ज़्यादा हम समझते हैं। इंडिया का एम है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में अपने रिलेशंस को भाई थोड़ा अच्छा रखना है, पड़ोसियों के साथ सही रहना है। ह्यूमैनिटेरियन मदद कहीं हो सकती है तो उसके लिए इंडिया हमेशा आगे रहता है। रोल इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है यूएन के मीटिंग्स में, G20, ब्रिक्स में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया इश्यूज भी उठाता रहता है, क्लाइमेट से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल पीस से रिलेटेड। सो इंडिया ये भी चाहता है कि उसको एक यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल जाए, वीटो पावर मिल जाए, बट ऐसा अभी तक हो नहीं पा रहा है। और इंडिया कहीं ना कहीं एक एमर्ज होती हुई ग्लोबल पावर है, इसको हर कोई मानता है। आज इंडिया क्या है, एक भाई बढ़ता हुआ देश है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, अब वो ज़्यादा फोकस करती है कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेंगे, डिजिटल डेवलपमेंट कैसे करेंगे देश में, डिफेंस स्ट्रेंथ को कैसे अच्छा करना है, ग्लोबल पार्टनरशिप कैसे अच्छी बनानी है। तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्लाइमेट से रिलेटेड जो नेगोशिएशंस होती हैं उसमें, पीस कीपिंग मिशंस में, ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी में। सो हमारी देखो इकोनॉमी भी आगे जा रही है, पॉपुलेशन भी आगे जा रही है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबल पावर का सेंटर है, आप कह सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊं तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है पहले बहुत आइडियलिस्टिक होती थी,
बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो गई है। और इंडिया आज भी सपोर्ट करता है पीस को, कॉपरेशन को, सोवर्निटी को। आज भी इंडिया इंपॉर्टेंस देता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, नेशनल सिक्योरिटी को, और इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन जो हो रहा है, ये दिखाता है कि इंडिया की एक जर्नी कैसे एक नए आज़ाद देश से एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर इंडिया बनने जा रहा है। So the next question is discuss the role of India in the non-alignment movement during the Cold War. तो नॉन अलाइन मूवमेंट में क्या था, देखो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है, और इसमें जितने भी आप देख सकते हो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं न्यूली इंडिपेंडेंट, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। सो कोल्ड वॉर एक पीरियड था जहां पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशंस बहुत ज़्यादा थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन द यूएसए एंड सोवियत यूनियन। तो ज़्यादातर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं चाहती थी किसी भी साइड को ज्वाइन करना। उनको डर था कहीं किसी को ज्वाइन कर लिया तो दोबारा से हमारी इंडिपेंडेंस ना चली जाए। सो इसी सिचुएशन में नॉन अलाइन मूवमेंट एमर्ज हुआ, और इंडिया का बहुत बड़ा रोल था इसको बनाने में, इसकी ग्रोथ करवाने में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इंडिया ने अपनी पॉलिसी को फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट की, यानी कि हम किसी के साथ भी नहीं रहेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट जो है पॉलिसी फॉलो करेंगे। सो इंडिया का जो रोल है नॉन अलाइन मूवमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने पीस प्रमोट करने के लिए काम किया है, इंडिपेंडेंस के लिए काम किया है देशों की, और कॉपरेशन बढ़ाने के लिए काम किया है कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो एक तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब यही होता है किसी मिलिट्री ब्लॉक में हम नहीं जाएंगे, और ये नहीं है कि बिल्कुल न्यूट्रल या आइसोलेट रहेंगे, बल्कि अगर हम डिसीजन लेंगे तो इंडिपेंडेंट लेंगे, अपना फ़ायदा देखेंगे। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई देखो इंडिपेंडेंस रखनी है, अपनी आज़ादी से अपनी बात रखनी है, कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म जो अंग्रेज गुलाम बनाते हैं इसको अपोज करना है, वर्ल्ड पीस के लिए काम करना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन बना रहे देशों के बीच में उसके लिए काम करना है, और मिलिट्री अलाइंसेस ठीक है ये ज़्यादा नहीं बनाने, कोल्ड वॉर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना हो इसको शांत करवाने के लिए काम करना है। तो इंडिया एक तो इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, इसके साथ साथ जोसेफ ब्रोस टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो, वामे एनक्रूमा, ये सारे थे। तो इंडिया ने मदद की थी 1961 में, इसको बनाया गया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इंडिया का मानना है जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो फ्री रहें, कोई सुपर पावर जैसे यूएसए या यूएसएसआर उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस ना दिखाए। सो नॉन अलाइन मूवमेंट के थ्रू इंडिया ने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनी रखो, अपनी सोवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करो। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो है कि भाई लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जो थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने माना कि ज्वाइनिंग मिलिट्री ब्लॉक वुड इंक्रीज ग्लोबल टेंशन। अगर हम किसी लड़ाई झगड़े वाले ब्लॉक में शामिल होंगे ना तो इससे और टेंशन्स बढ़ेंगी। सो नेहरू का मानना था पीसफुली हम कोएग्जिस्ट करें, भाई शांति रहनी चाहिए पूरी तरीके से, और जितना ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, म्यूचुअल एक जो रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए। फिर है इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो उनके आइडियाज़ ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फाउंडेशन बने कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है शांति को प्रमोट करने में। इंडिया चाहता था टेंशन्स कम से कम हो यूएसए यूएसएसआर के बीच में, पीसफुल सॉल्यूशंस मिलें जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसके। सो इंडिया एक मीडिएटर की तरह काम करता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में, और जितना ज़्यादा हो सकता है बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर हमारा फोकस रहता है। इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। हो सकता है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए भी इंडिया कहता है भाई हम हमेशा से ही आगे रहे हैं और आगे रहेंगे, और आर्म्स की रेस जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, इसके लिए इंडिया ने काम किया है और इंडिया ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद है अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंडिया कहता है कॉलोनियलिज्म किसी को अपना गुलाम बनाना गलत बात है, इंपीरियलिज्म अपने एम्पायर को बढ़ा रहे हो और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ब्लैक्स एंड वाइट्स जैसे अफ्रीका साउथ अफ्रीका में होता था। सो ये सब है, इंडिया ने सपोर्ट किया एशिया अफ्रीका के जो कंट्रीज़ को। सो इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, कि नए देशों को सपोर्ट करना है, बाहर के जो डोमिनेशन से अगेंस्ट वॉइस उठानी है, और जो साउथ अफ्रीका में काला गोरा चल रहा है उसको अपोज करना है, अपार्थाइड की पॉलिसी को, इक्वलिटी रहे, सभी देश को बराबर समझा जाए। तो ये इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस था डेवलपिंग कंट्रीज़ की। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। तो सबसे बड़ा गोल था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कि अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करो, हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे तो भाई अपनी इज्जत ज़्यादा रहेगी, अपने हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लो।
ठीक है। और उसके बाद है इंडिया ने बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रखे यूएस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ भी। जैसे इंडिया को इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलती थी दोनों साइड से, इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं रहा। तो इससे एक स्ट्रेटेजिक इंडिया अपनी वो पोजीशन मेंटेन कर पाया। सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया ने एशिया, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बहुत क्लोज रह के काम किया। इंडिया का मानना था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके चैलेंजेस लगभग कॉमन से हैं, चाहे गरीबी हो, अंडर डेवलपमेंट हो, फॉरेन इन्फ्लुएंस हो कि बाहर के देश ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस जमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे जो छोटे मोटे देश होते हैं ना, इनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। तो इंडिया ने एनकरेज किया कि भाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक तो रखो जितना ज़्यादा हो सकता है देशों के साथ। इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए। और टेक्निकल एंड एजुकेशनल असिस्टेंस, जो किसी देश में कोई टेक्नोलॉजी है तो भाई मदद करो, दूसरे देश को भी वो दो। कलेक्टिव वॉइस फॉर वीकर नेशंस, जो गरीब देश हैं उनके लिए आवाज़ उठाओ। सो इंडिया की लीडरशिप से ये यूनिटी बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचशील प्रिंसिपल्स एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पंचशील प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय इंडिया एंड चाइना। तो 1954 में इंडिया चाइना ने भी यही कुछ कहा था कि भाई हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सोवरनिटी की, हम कभी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, गुस्सा नहीं दिखाएंगे, इंटरनल अफेयर्स में किसी के नहीं घुसेंगे, और इक्वलिटी, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट, हम जितना ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे का जो फ़ायदा हो ऐसा काम करेंगे, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति के साथ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया बना। चैलेंजेस फेस बाय इंडिया, अब कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसे कि कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि इंडिया जो है सोवियत यूनियन के बहुत क्लोज है, क्योंकि 1971 में उसने उसके साथ ट्रीटी कर ली थी। सो उसकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठा, और चाइना के साथ वॉर हुई, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, तो इंडिया कहाँ आइडियल रहा है, पीस वीस कहाँ गई। सो ऐसा कुछ क्रिटिक्स ने कहा, लेकिन इंडिया फिर भी ऑफिशियली कमिटेड रहा, नॉन अलाइनमेंट की तरफ ही रहा। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर इंडिया। सो इससे बहुत सारे फायदे भी हुए हैं इंडिया के, जैसे इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक रेपुटेशन है वो अच्छी हुई है, इंडिया एक लीडर बना है। ठीक है, और इंडिया को भाई सभी सुपर पावर से लगभग, चाहे अमेरिका हो चाहे आपका यूएसएसआर हो, सभी से जो है भाई मदद भी मिली है कहीं ना कहीं। और इससे क्या हुआ है कि भाई इंडिया ने अपनी फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट किया है। और नॉन अलाइनमेंट ऑल्सो अलाउड इंडिया टू स्पीक स्ट्रांगली ऑन इशूज लाइक, अब जब इंडिया किसी से जुड़ा हुआ नहीं है तो इंडिया बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो है बोल सकता है, चाहे वो पीस हो, चाहे वो डिसआर्ममेंट हो, चाहे वो डीकोलोनाइजेशन हो, चाहे वो ग्लोबल इक्वालिटी की बात हो। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस वो थोड़ी कम हो गई जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो अब ज़्यादा डिवाइडेड नहीं रहा। लेकिन स्टिल इंडिया इस चीज़ को वैल्यू करता है कि भाई देखो एक स्ट्रेटेजिक अटोनमी है, इक्वलिटी है, साउथ साउथ के देश जुड़े रहते हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम अपनी रख पाते हैं। और आज भी इंडिया लगातार पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें इंडिया आगे रहता है, कॉपरेशन में इंडिया जो है वो आगे रहता है। सो कंक्लूजन यही है, बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया का। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू पीस, इंडिपेंडेंस, एंटी कॉलोनियलिज्म, कोऑपरेशन सबको बढ़ावा दिया है। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ही इंडिया अपनी आवाज़ उठा पाया। कोल्ड वॉर के बाद सिचुएशन बदली है लेकिन आज भी इंडिया जुड़ा हुआ है इससे। डिस्कस इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। सो इंडिया और यूएस के बीच के रिलेशंस की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो इंडिया और यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रही है मॉडर्न वर्ल्ड में, अगर मैं बताऊं। ऑल्दो रिलेशंस बहुत बारी वीक भी हुए कोल्ड वॉर के टाइम पे, और आज की डेट में थोड़ा रिसेंट डिकेड्स की बात करूं तो क्लोज भी आए हैं। इंडिया और यूएस कोऑपरेट करते हैं डिफेंस में, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, सिक्योरिटी में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। हमारी पार्टनरशिप जो है ना उसमें देखो डेमोक्रेसी हम दोनों देशों में, इकोनॉमिक ग्रोथ हम दोनों चाहते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, आतंकवाद से हम दोनों लड़ना चाहते हैं। तो यही एक इंट्रोडक्शन की तरह आप समझ लो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया और यूएस बहुत फ्रेंडली थे लेकिन रिलेशन थोड़े लिमिटेड थे।
सो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी उसको फॉलो किया था, लेकिन यूएस जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और अपना वेस्टर्न अलायंस को वो मैनेज कर रहा था। तो इसी वजह से दोनों के जो रिलेशंस थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, सो इंडिया यूएस के रिलेशंस थोड़े से इम्प्रूव हुए, अच्छे हो गए। फिर है ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया यूएस रिलेशन स्ट्रांग हुए 21st सेंचुरी में। भाई दोनों देशों को रियलाइज़ हो गया कि साथ मिलकर काम करने में फ़ायदा है, और डिप्लोमेटिक विजिट्स बढ़ने लगी, वहाँ के नेता इधर आ रहे हैं, यहाँ के नेता वहाँ जा रहे हैं, और डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ने लगा, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, साइंस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन बढ़ने लगा। आज इंडिया और यूएस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। फिर बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की। तो डिफेंस कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया यूएस रिलेशंस का। रेगुलरली हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है डिफेंस को लेकर। तो डिफेंस और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएस कह सकते हो वन ऑफ द इंडियाज मेजर डिफेंस पार्टनर है। इंडिया खरीदता है भाई वहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट्स, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी भी खरीदता है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, या आतंकवाद के ऑपरेशंस हो, उसमें मदद करते हैं भाई एक दूसरे को इंडिया और यूएस। सो इससे एक पीस एंड स्टेबिलिटी रहती है इंडो पैसिफिक रीजन में। बात करें न्यूक्लियर एग्रीमेंट की, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, 2008 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इंडिया को एक्सेस मिल गया सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, और इंडिया को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला। एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है इंडिया, इससे एक ट्रस्ट बना दोनों देशों के बीच में, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर इंडिया और यूएस के बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं। यूएस इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वी कैन से। सामान, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सब कुछ हम भाई ट्रेड करते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत हमारा कोऑपरेशन चलता है। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ बहुत इधर उधर जाती हैं, एनर्जी, एग्रीकल्चर का सामान, मैन्युफैक्चरिंग, यो बहुत सी इंडियन कंपनीज़ हैं यूएस में ऑपरेट हो रही हैं, बहुत सी अमेरिकन कंपनीज़ हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया और यूएस मिलकर काम कर रहे हैं साइंस, स्पेस, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। एंड स्पेस रिसर्च हो, चाहे एआई हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो, मेडिकल रिसर्च हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, नासा और इसरो भी मिलकर काम करते हैं, स्पेस मिशंस पे मिलकर हम काम करते हैं। देन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, तो इंडिया और यूएस बहुत कोऑपरेट करता है इंडो पैसिफिक एरिया में। फ्री और ओपन सी रूट्स हैं भाई, एक स्टेबिलिटी है वहाँ पे, लड़ाई झगड़ा बहुत कम ही होता है, पीसफुली रिजोल्यूशन हो जाता है डिस्प्यूट्स का। इंडिया और यूएस मिलकर काम करते हैं। एक सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड नाम से, जहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, मिलकर ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की सिक्योरिटी पर, ट्रेड पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर। ठीक है, सो ये है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ठीक है, ये क्वाड बना हुआ है, ये एक दूसरे को मदद करते हैं। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। सो बोथ इंडिया एंड यूएस स्ट्रांगली अपोज करते हैं आतंकवाद को, और क्योंकि आतंकवादी घटनाएं दोनों जगहों पर हो रखी हैं, तो यूएस सपोर्ट करता है इंडिया के एफर्ट्स को जो भी होते हैं, और लगातार जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलता है यहाँ पे उसकी भी कंडेम करता है यूएस। तो ये कोऑपरेशन है जिससे एक भरोसा बना है। फिर है एजुकेशनल और कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, दोनों के स्टूडेंट्स इधर उधर आते हैं, खासकर हमारे बहुत ज़्यादा वहाँ जाते हैं, और इंडियन डायस्पोरा भी यूएस में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ के लोग बहुत रहते हैं वहाँ पे, तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं दोनों देशों के। कल्चरल एक्सचेंज भी है, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, बिजनेस कम्युनिटीज़ भी वहाँ पर रहती हैं। फिर है चैलेंजेस भी हैं, कुछ रिलेशनशिप अच्छे हैं पर चैलेंजेस हैं। ट्रेड को लेकर पंगा हो जाता है, इंटरनेशनल इश्यूज पर थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, इंडिया किसी और को सपोर्ट करता है, अमेरिका किसी और को करता है। देन उसके बाद है रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, कि भाई पाकिस्तान के साथ यूएस क्लोज हो जाता है तो इंडिया को अच्छा नहीं लगता, वीज़ा को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, अमेरिकन जो मतलब जो है बहुत मतलब कभी कभी नफरत भी करते हैं इंडियन से। सो ये कोशिश करते हैं बातचीत से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज इंडिया चाइना रिलेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंक्रीजिंग कन्फ्रंटेशन इन रीसेंट ईयर्स। इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें मिक्स है, कॉपरेशन भी है, कन्फ्रंटेशन भी है, और धीरे धीरे कुछ सालों में ये चीज़ें बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, सबसे मेन जो टेंशन है वो टेरिटरीज को लेकर है जो अनसॉल्व है अभी तक।
अरुणाचल प्रदेश का एरिया, लद्दाख का एरिया, जहाँ पर चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा है। बहुत सारी टॉक्स होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, दोनों कंट्रीज फेल हो जाती हैं, एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं एलएसी के ऊपर। ये एरिया है कि ये सर्कल है कि ये सर्कल, यहाँ चाइना क्लेम करता है कि भाई ये हमारा है। स्ट्रेटेजिक राइवलरी, देखो भाई इंडिया और चाइना दोनों एमर्ज कर रहे हैं, दोनों के अपने कुछ एम्बिशंस हैं, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी ये चीज़ें कोलाइड कर जाती हैं। इंडिया की ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ ज़्यादा है, क्वाड में इंडिया मेंबर है, तो चाइना इसको थोड़ा शक की नज़र से देखता है, समझता है कि इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया चाइना को कहीं ना कहीं थोड़ा नीचा दिखाना चाहता है अमेरिका के साथ मिलकर, चाइना को ये लगता है ऐसा। वाइल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये मेन एस्पेक्ट है इंडिया चाइना रिलेशंस के, ये बढ़ रहा है ट्रेड, तो भाई टेक्नोलॉजी हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे भाई रीजनल ट्रेड नेटवर्क्स बनाने हो, लेकिन चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। अब हमारे घरों घरों में आप देखोगे ना चाइनीज़ मोबाइल, चाइनीज़ आइटम्स ज़्यादा दिखेंगे, उनके घरों में हमारा इंडियन सामान ना के बराबर दिखेगा। अब इंडिया डेमोक्रेसी पे चलता है, प्लूरलिज्म पे चलता है, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ चलता है हमारे देश में, कानून सभी के लिए बराबर है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, अथॉरिटेरियन भाई तानाशाही चलती है, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। नेशनलिज्म की बात करें और पब्लिक सेंटिमेंट्स, देखो इंडिया और चाइना के जो लोग हैं वो भी आपस में कभी कभी बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जब डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं बॉर्डर के ऊपर ट्रेड को लेकर या कुछ भी, तो इससे लोगों की भावनाएं जो है हर्ट होती हैं। मीडिया भी फिर उस चीज़ को हाईलाइट करके उस तरीके से दिखाता है कि रिलेशंस वो अच्छे हो ही नहीं पाते। एज बोथ कंट्रीज एस्पायर टू ग्रेटर ग्लोबल इन्फ्लुएंस, दोनों चाहते हैं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है रिसोर्सेज को लेकर, मार्केट्स को लेकर, अपने अपनी जो है फ़ायदे को लेकर। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान इज़ अ मेजर चैलेंज इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस टू डिस्कस। अब आपको बताना है जो आतंकवाद चल रहा है, पाकिस्तान से जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। तो भाई देखो कैसे चैलेंज है आतंकवाद हमारे लिए, थोड़ा इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो रूट्स है ना वो हमारे पार्टीशन के टाइम पर है, 1947 में आप जाओगे जम्मू कश्मीर के एरिया में, तो ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे कि आईएसआई है, वो माना जाता है कि भाई उस पर आरोप लगता है कि वो आतंकवादियों को फंडिंग करती है, मिलिट्री सपोर्ट देती है, ट्रेनिंग देती है अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो ग्रुप्स हैं इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, बहुत से ग्रुप्स हैं आतंकवादियों के जो इंडिया के अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं। स्ट्रेटेजिक आइडियाज़ क्या है फॉर पाकिस्तान, इन आतंकवादियों को सपोर्ट करना अपना उनका फ़ायदा है, पाकिस्तान इससे कश्मीर का इशू जिंदा रख पाएगा लंबे समय तक। एडिशनली इससे क्या है, एक लो कॉस्ट एक वॉरफेयर है, इंडिया में नुकसान भी पहुंच रहा है और बड़े लेवल पे वॉर भी नहीं हो रही है, ठीक है। फिर है इम्पैक्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक तो भरोसा नहीं होता, लगातार क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हैं तो पाकिस्तान से भरोसा तो हमारा उठ गया है, सो वो मीनिंगफुल कोई बातचीत हो ही नहीं पाती है। और पाकिस्तान alleged support for terrorism has often led to its diplomatic isolation, with India and other countries calling on Pakistan to take decisive action against terrorist organizations operating from its soil। तो ये बहुत देशों से दूर हो जाता है, बहुत बार इसको कहा गया है तुम्हारे देश के तुम्हारे ज़मीन पर मिट्टी पर जब कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको ठीक करो भाई, उस पर एक्शन लो, तो पाकिस्तान कभी कभी दूरी बना लेता है। अब आप देखो कि हाई प्रोफाइल टेररिस्ट अटैक हुए, जैसे 2008 का मुंबई अटैक लश्कर तैयबा ने करवाया, उससे क्या है हमारी टेंशन्स बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती हैं। सो हो सकता है इंडिया कभी कभी अटैक कर दे इनके ऊपर अगर ऐसा कुछ चलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हुआ था, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने भाई कितनी मार झेली है। अगला क्वेश्चन है, विद चेंजिंग टाइम्स देर हैज़ बीन अ बिग चेंज इन इंडिया रशिया रिलेशंस। सो क्या इंडिया रशिया के रिलेशंस बदल रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इंडिया रशिया के रिलेशंस की बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, कोल्ड वॉर से लेकर ओवर द टाइम देखो कैसे इवॉल्व हुए हैं। रिलेशंस की बात करें तो हमारा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, हम रशिया के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की हम सपोर्ट करते हैं, पार्टनर्स हैं हम एक दूसरे के। थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे तो कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट के समय रशिया, जिसको पहले यूएसएसआर भी कहा जाता था, उसके हम बहुत बढ़िया दोस्त थे। सोवियत यूनियन ने इंडिया को हर जगह सपोर्ट किया था, चाहे यूएनओ हो, चाहे मिलिट्री सपोर्ट करनी हो, चाहे इकोनॉमिक मदद करनी हो, वो हमेशा से हमारी मदद करते आए हैं।
आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया था, तो इंडिया और रशिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फिर भी बनाए रखी, चाहे डिफेंस के मैटर्स हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, हर जगह पर भाई रशिया हमारे साथ खड़ा पाया है। सो एनुअल इंडिया रशिया बायलैटरल समिट्स भी होती हैं साल में, जहाँ पर इंडिया रशिया आपस में बातचीत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। और रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है, जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा अगर कहीं से आते हैं तो भाई वो आपके यहीं से ही आते हैं, वो रशिया से ही आते हैं। और हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी मिलकर बनाई है रशिया के साथ, जो बहुत पावरफुल है। तो देखो इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस जो है ना वो अभी उतने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोनों देश काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी स्कोप है। एनर्जी के मामले में हो सकता है हम इसके खरीदार बन जाएं, फार्मास्यूटिकल्स में, आईटी सेक्टर में या एग्रीकल्चर में अभी और स्कोप है आगे। इंडिया और रशिया बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हैं, जो भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं, चाहे आतंकवाद हो या अफगानिस्तान का मैटर हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने हो, रशिया वही बात करता है जो इंडिया करता है। तो आप मान सकते हो कि बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। दोनों ही देश बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स के मेंबर हैं जहां मिलकर भी वो काम करते हैं। एवेल्युएट इंडियाज रोल एज एन एमर्जिंग पावर इन द करेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो देखो भाई, इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है इकोनॉमिकली। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टिंग ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बहुत लार्ज और यंग वर्कफोर्स है इंडिया के पास, जिसके पास ये पोटेंशियल है कि वो अपनी भाई इंडिया की ग्रोथ कर सकते हैं आगे। इंडिया एक अट्रैक्टिव जगह है जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और हम बहुत क्लोज टाइज बना रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, अपना ट्रेड रिलेशन अच्छा कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट की मार्केट बना रहे हैं कि कितने ज़्यादा देशों तक हम अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, तो एक तो भाई जो हमारा इंडिया है उसकी स्ट्रेटजी, जो लोकेशन है ना, उसकी जोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। सेंट्रल अगर आप देखोगे, लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड इंडियन ओशियन, बिल्कुल इसके बीचों बीच है। सो इंडिया की पोजीशन ही बहुत अच्छी है, और इंडिया एक न्यूक्लियर नेशन है जहां इसकी इज्जत बहुत ज़्यादा बन जाती है। इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, बॉलीवुड है, यहाँ का खाना पाना है भाई, और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी में जो योगा में जो हमने किया है, वो ग्लोबली एक हमें सॉफ्ट पावर बनाता है। इंडियन डायस्पोरा रहता है भाई, बहुत सारे देशों में हमारे लोग रहते हैं जो कि इंडिया को एक बहुत पावरफुल कंट्री बना रहे हैं। इंडिया एक्टिवली अपने डिप्लोमेटिक रीच बढ़ा रहा है, पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अलाइज बना रहा है, चाहे ब्रिक्स में शामिल होना हो, चाहे G20 में शामिल होना हो। ये दिखाता है ग्लोबल गवर्नेंस में इंडिया का रोल कितना ज़्यादा है। ये ग्लोबल प्लेयर तो है इंडिया, लेकिन आज भी बहुत सी चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, चाहे पॉवर्टी हो, इनइक्वालिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, और पाकिस्तान चाइना से पंगे होते रहते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो वो होना होता है ना, वो ग्लोबली वो वैसा हो नहीं पा रहा है इंडिया। इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ बहुत सारे देश जो है मेंबर्स हों, जैसे यूएन हो गया, और चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन हो, या क्लाइमेट चेंज को कैसे हम भाई सही कर सकते हैं, आगे ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए भी इंडिया हमेशा से आगे रहता है। डिस्क्राइब द ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ख़ासकर ट्रेड को लेकर रिश्ता कैसा है ये पूछा जा रहा है। तो देखो, हमारे दोनों के बीच में अच्छा खासा ट्रेड होता है। यूरोपियन यूनियन इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा पहले होता था, अब थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, स्टेडीली ग्रो हो रहा है धीरे धीरे। ट्रेड जो है यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ऑटोमोबाइल्स को लेकर है, दवाइयों को लेकर है, आईटी को लेकर है, कपड़े हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बहुत सी जेनरिक दवाइयाँ यूरोपियन यूनियन में बेचती हैं, और यूरोपियन यूनियन बहुत सारी गाड़ियाँ और मशीनरी इंडिया की तरफ भेजता है। और ट्रेड के अलावा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी है। यूरोपियन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं ऑटोमेटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी सर्विसेज वगैरह में, और इंडियन कंपनीज भी यूरोप में इन्वेस्ट करती हैं, खासकर आईटी वगैरह के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में।
और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हैव बीन नेगोशिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए है एक 2007 से। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो डाउन हुई है, इश्यूज भी हैं। अगर नेगोशिएशन सही रहता है तो भाई बहुत ट्रेड बढ़ जाएगा दोनों के बीच में। दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक टाइज रखेंगे तो दोनों का फ़ायदा होगा। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि कॉपरेशन बढ़े, जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे एक प्लेटफॉर्म मिला कि भाई ट्रेड रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उस पर हम कम से कम डिस्कस तो करेंगे, हम जितना ज़्यादा हो सकता है कॉपरेट तो करेंगे भाई एक दूसरे को। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज रोल इन G20। तो देखो भाई इंडिया का क्या रोल है G20 में, इसको समझते हैं। देखो G20 बहुत बड़े बड़े देशों का एक ग्रुप है जो कि काम कर रहे हैं भाई, इकोनॉमिक अच्छी हो जितनी ज़्यादा हो सकती है। तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमी है और G20 का भी कुछ ऐसा ही मानना है, ऐसे देशों को ही इसमें मेंबर बनाया जाता है। तो हमारी प्रेजेंस यही कहती है कि भाई हमारा जो मतलब इंटरेस्ट है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ की कंसर्न्स हैं वो इग्नोर ना हो, बड़े बड़े जो इकोनॉमीज़ हैं वो हमें ज़्यादा डोमिनेट ना करें। तो इंडिया की बहुत रैपिड ग्रोथ है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो हमें एक बहुत बड़ा प्लेयर बना रही है, जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं ग्लोबल ग्रोथ को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर। तो हमारे जो एक्सपीरियंस हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, गरीबी को लेकर, कैसे गरीबी को हटाया जा सकता है, ये एक कहीं ना कहीं G20 की जो पॉलिसीज़ है ना वो कहीं ना कहीं यहीं से बनती हैं कि ये गरीब देश जो हैं, छोटे मोटे मिडल जो मतलब कंट्रीज़ हैं, ये कैसे इनको ठीक करना है। इंडिया कहीं ना कहीं एक ब्रिज बनता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच, इंडिया ही आवाज़ उठाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां हम फ्यूचर की जनरेशन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, आज का भी डेवलपमेंट हो जाए, क्लाइमेट चेंज का मैटर हो या फिर भाई ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसी हो जो सबका फ़ायदा हो, डायलॉग और कोऑपरेशन को प्रमोट करना हो, इंडिया इसमें आगे रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद है इंडिया की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज इंडिया को हर कोई पूछता है, यूएस है, चाइना है, रशिया है, इंडिया देखो टेंशंस राइज बिटवीन मेजर पावर्स लाइक यूएस, चाइना एंड रशिया। तो कभी कभार इनमें पंगा होता है, यूएस चाइना में, कभी रशिया यूएस में। तो इंडिया का स्टांस जो रहता है ना ऑन वेरियस ग्लोबल इशूज कुड इम्पैक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड शेप द एजेंडा ऑफ G20। तो इससे भी G20 का एजेंडा कहीं ना कहीं बदल सकता है। इंडिया कहता है रिफॉर्म्स करो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ताकि भाई कुछ आगे भला हो सके। रिप्रेजेंटेशन हो ऐसे देशों का जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनका भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उसके लिए भी कुछ किया जाए, इंडिया ऐसा कहता है। इंडिया की जो एनर्जी नीड है और जो हमारी कमिटमेंट है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके रहेंगे, ये डिस्कशंस जब भी होती हैं तो इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर होता है इसमें। क्लाइमेट चेंज में इंडिया अच्छी बातें करता है। हमारे एफर्ट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, एनवायरनमेंट जो ख़राब हो रहा है उसको कम करना, ये हम इनिशिएटिव्स में हमेशा आगे रहे हैं। इंडिया क्या कहता है कि भाई हमारे कुछ बायलैटरल और रीजनल इंटरेस्ट हैं अलोंग विद G20, हम किसी देश के साथ बायलैटरल भी ट्रेड करते हैं। सो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज बिटवीन इट्स डोमेस्टिक एजेंडा एंड ग्लोबल कमिटमेंट्स कैन समटाइम्स अंडरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस इन बिल्डिंग कंसेंसस विद इन द ग्रुप। कभी कभार ग्रुप में ऐसे देश भी आ जाते हैं जिनसे हमारी नहीं बनती, तो उसके साथ भी कभी कभी हमें बातचीत करनी पड़ती है। तो G20 कभी कभार इसकी वजह से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।